जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आप देख रहे होंगे काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। अगर ये तिथि आप जान गए होंगे तो आपके मन में लग गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक शुरू होने वाला है। आज हम ऐसे क्रांतिकारी की शुरुआत करने वाले हैं। अब आपके आधुनिक भारत के इतिहास में हम आपको ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों से मुलाकात करवाएंगे कि जिनको पढ़ने और सुनने और समझने के बाद आप क्या आप पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या करने के विचार बना लेंगे। आप देख रहे हैं कि 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड की बात आज हम करने वाले हैं। उन शहीदों को आज हम नमन करने वाले हैं, उन महान शहीदों को नमन करने वाले हैं जो हंसते हंसते अपने शरीर को भारत माता की चरणों में समर्पित कर दिए, उनकी चरणों में समर्पित कर दिए। वहीं पर कहा गया है कि भारत माता तेरी चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। कौन कह रहा है? ये क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं जो काकोरी कांड से जुड़े हैं कि भारत माता तेरी चरणों में हम शीश चढ़ाने आए हैं। है कफन का कपड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। ऐसे क्रांतिकारी की बात आज हम आपसे करने वाले हैं कि सुनने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मेरा देश ऐसे नहीं आज़ाद हुआ है, इतना आसानी से नहीं मेरे देश को आज़ादी मिली है। अगर हमारा देश आज आज़ाद है तो इसके पीछे पता नहीं कितनों का सर कलम हो उठा है, तब जा कर के आपको ये आज़ादी मिली है। कहते हैं कि प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की शहादत को कभी बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में एक भी लहू का कतरा बाकी है, भारत माता तेरी आंचल को कभी नीलाम नहीं होने देंगे। ये कहते थे उस समय के क्रांतिकारी लोग। आपको हम बता दें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। असहयोग आंदोलन शुरू इसलिए हुआ क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में, पहले विश्व युद्ध में, अंग्रेज़ों ने हमारे गांधी जी से कहा कि आप जो है हमें कुछ भारतीय लोगों को हमारे सेना में शामिल करिए और जब हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। यही बात अंग्रेज़ों ने कहा, लेकिन अंग्रेज़ मुकर गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन में छोटे बड़े, ऊंच नीच, किसान, अमीर, गरीब सब लोग शामिल हो गए। इतनी बड़ी मात्रा में शामिल हो गए कि लग रहा था कि अब आज़ादी मिलकर ही रहेगी। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था असहयोग आंदोलन का? उस समय हमारे भारत के सबसे बड़े लीडर थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। एक धोती, एक कमीज पहन करके जो विद्वान आदमी, एक पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के चला आया, और लोग जो नहीं जानते हैं वही हमारे महापुरुषों की बुराई करते हैं। चाहे वो अम्बेडकर हों, चाहे वो गांधी जी हों, कोई भी क्रांतिकारी हमारे हों, जो लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं वही आप जान लीजिए बुराई करते हैं। जो जान जाएंगे उनके बारे में वो जीवन में कभी नहीं बुराई करेंगे। ये आंदोलन बहुत भयंकर मात्रा में चल ही रहा था। पूरी तरह से एकदम सब क्रांतिकारी एकदम लग गए थे कि अब लग रहा है आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन अचानक दुर्भाग्य था, एक घटना हो जाती है 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा कांड जो आपके गोरखपुर में है। उसमें 22 अंग्रेज़ों को भारतीयों ने भूज डाला। अंग्रेज़ों ने भी ज़्यादा दिमाग लगाया, भारतीयों से कहा तुम्हारी औकात है तो हमें बंद करके दिखाओ, ससुरे सब जेल में बंद कर। अबे ससुरा तू कहाँ बंद कर दे रहा? बंद तुरंत सिटकी नहीं लगा दी। ओ माय गॉड, जला देगा ये लग रहा है। मारी माचिस फुस 22 आदमियों को 1922 में भूज डाले। उन 22 सिपाहियों को जब ये बहुत बड़ी घटना हो गई तो उसी के कुछ दिन के बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। जब आंदोलन वापस ले लिया तो यहीं पर मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि अरे भाई, जब कोई जम्मू कश्मीर या फिर कोई कन्याकुमारी के किसी गांव में यदि कोई गलती कर रहा है तो आप जम्मू कश्मीर वाले को क्यों सजा दे रहे हैं? बापू जी ने किसी की कोई बात नहीं सुनी। सुभाष चंद्र बोस और भी बड़े बड़े आंदोलनकारी पहुंचे उनके पास। उन युवाओं ने कहा कि अब लग रहा है अहिंसा से हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिलेगी, अब तो कुछ न कुछ करना होगा। इसी बीच क्या हुआ कि 1924 ईस्वी में ये चारे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी का गठन हुआ कानपुर में। सचिन नाथ सान्याल, योगेश बनर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल शिव वर्मा आदि लोगों ने मिलकर के एक संगठन बनाया। और जब यह संगठन बना तो उसी संगठन में निर्णय लिया गया कि अब आसानी से जो है यह देश हमें आज़ाद नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा जब हम लोग आंदोलन करने के बाद अचानक इस आंदोलन को रोक दिया गया तो अब लग रहा है कि अहिंसा से हमारे देश को आज़ादी मिलने वाली नहीं है। इसी बीच
ये लोग इसका गठन किए और गठन करने के बाद फिर धीरे 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 करके ये लोग अपना संघर्ष करना शुरू कर दिए। और जब संघर्ष आगे बढ़ाए तो अब भारतीयों को क्या थी, एक शाहजहाँपुर में मीटिंग हुई कि क्या किया जाए, अगर हम लोग थोड़ा सा कहीं एक आध बैंक लूट लेते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब इन लोगों ने दिमाग लगाया कि अंग्रेज हमारे पैसे को जब लेके जाएंगे सहारनपुर से लखनऊ, वो उनका पैसा नहीं था, वो भारतीयों का पैसा था, इन्होंने लूटा नहीं था, इनको ज़रूरत थी, ज़रूरत की पूर्ति के लिए ये लोगों ने ये कदम उठाया। और जब ये कदम ये लोग उठाए तो इसी बीच मामला जो है थोड़ा सा फंस जाता है। फंस ये जाता है कि जो है थोड़ा सा देख, मामला ये फंस जाता है कि ये लोग 8 अगस्त 1925 को योजना बनाई। जब ये ट्रेन के पास पहुँचे स्टेशन पे तो ट्रेन जा चुकी थी। 8 अगस्त को इनका योजना विफल हुआ। 10 लोग उस समय इकट्ठा हुए थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल, सचिन नाथ और मनोहर नाथ गुप्ता। ये 10 लोगों का एक संगठन बना कि पूरी ट्रेन को ही लूट लिया जाए, जो खजाना जा रहा है उस खजाने को लूट लिया जाए। ट्रेन काकोरी पहुंचती है 9 अगस्त को, दूसरे दिन की बात है। 8 अगस्त को ये लोग नहीं कुछ कर पाए। 9 अगस्त को जब ये पहुंची ट्रेन तो इन लोगों ने चढ़ा ट्रेन में और चढ़ करके पूरी ट्रेन को रोक दिया। रोकने के बाद जो केवला कोयला झोंका ट्रेन उन्होंने फेंक दी, जा भूज भाज उठा। ड्राइवर साहब जो थे, पायलट साहब, थूथिना बंद, रोक मार तो थूथुन पे टूटिए, चुपचाप मार के खड़ी कर दिया। जितना भी स्टील वाला बक्सा था जिसमें पैसा रखा गया था सब खटखटाहट बाहर फेंकना शुरू कर दिए। ये 10 लोगों ने मिल करके पूरी ट्रेन को, जितना पैसा रखा गया था उस खजाने को ये लोग नीचे फेंक दिए। दुर्भाग्य ये था, मामला यहाँ थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया कि राम प्रसाद बिस्मिल तोड़ रहे थे एक बक्से को और अपनी राइफल जो थी वो मनोहर नाथ गुप्ता को दे दिए थे। और मनोहर नाथ गुप्ता बेचारे जीवन में पहली बार राइफल देखने पाए थे, है तो अब उसको ये जो है चेक वक करना शुरू कर दिए। पता चला मरीनों के दबाधीन खटका खटाक से निकला खटका, और खटका जब दब गया तो गोली धाक से निकली और उसी स्टेशन पे एक मुसाफिर टहल रहा था, उस मुसाफिर को जाके गोली लग गई। उसका नाम था अहमद अली। जैसे ही वो अहमद अली मरता है, गोली लग जाती है उसको, अफरा तफरी मच गई। सब लोग कहे भागो भागो भागो, कुछ होने वाला नहीं है। तो दुर्भाग्य था कि इनका एक कपड़ा, मतलब एक चद्दर इनकी छूट गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल वो चद्दर कहाँ से लाए थे? शाहजहाँपुर से। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ये दोनों कहाँ के थे? शाहजहाँपुर के। वो चद्दर जब अंग्रेजी टीम आई, एक से एक जांच कमेटी आई, तो उस चद्दर को देखा गया और जब चद्दर को देखा गया पता चला ये चद्दर शाहजहाँपुर का है। और जब वो चद्दर शाहजहाँपुर पहुँचता है तो शाहजहाँपुर एक धोबी के पास पहुँचता है। धोबी ने कहा ये बनारसी लाल की चादर है। बनारसी लाल के यहाँ पहुँचती है, फिर वहाँ से पता चलता है कि बिस्मिल साहब ने इस चद्दर को खरीदा था। वही चद्दर ने ही सारी पोल खोल दी, बिस्मिल साहब के घर को तहस नहस कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से भाग निकले। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही जाऊँगा, मुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। यहीं पर युवाओं को चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है, और जो देश के काम ना आवे वो बेकार जवानी है। क्या बात है! इन शहीदों को पढ़ने के बाद, इनको देखने के बाद, सुनने के बाद कि लगता है कि यार कुछ किया जाए, लेकिन नहीं। ये आज के बंटी बबली पता नहीं किस दुनिया में हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस देश को आज़ादी कैसे मिली है, किस तरह से संघर्ष लोग किए हैं, कितने हमारे मतवाले शहीद हो गए हैं, हंसते हंसते शहीद हो गए हैं, तब जाकर के इसको आज आज़ादी मिली है। तो बताना चाहेंगे आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से भाग गए। फिर सभी जितने भी हमारे क्रांतिकारी पकड़े गए उन सभी के ऊपर मुकदमा चला, बेहतरीन तरीके से मुकदमा चला। सरकारी वकील जो था उसका नाम था जगत नारायण, जो सरकारी वकील था। सरकारी वकील, ये सरकारी वकील किसका था? जगत नारायण मुल्ला। ये जगत नारायण मुल्ला, ये शाहजहाँपुर का था, ये अंग्रेज़ों का वकील था। जगत नारायण मुल्ला
अंग्रेजों की तरफ से वकालत कर रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी स्वयं वकालत कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि हमें वकालत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी वकालत स्वयं करूँगा। उसकी हालत ख़राब हो गई, ससुर चकरा गया, बेहोश हो गया, पगला गया। अंग्रेज़ों से कहा कि जब तक ये राम प्रसाद बिस्मिल को आप सरकारी वकील नहीं दोगे तब तक इससे कोई जीतने वाला नहीं है। जज भी चकरा गया कि यार तुम हो कौन? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा किंग मेकर, मैं किंग हूँ, किंग, मैं जो चाहता हूँ मैं वो करता हूँ। अब यही दुर्भाग्य का दिन हो गया। दुर्भाग्य का दिन ये हो गया कि राम प्रसाद को भी ज़बरदस्ती सरकारी वकील दे दिया जाता है। और जैसे ही राम प्रसाद को सरकारी वकील दे दिया जाता है तो इनको एक तरह से कहीं ना कहीं इनको हराने का मामला था कि इनको किसी न किसी तरीके से हरा दिया जाए। यहीं पर कहा गया है कि अरे जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं मिलता। अरे नोटों में भी लिपट कर और सोने में भी सिमट कर मरे होंगे कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये जज्बा था उस समय के लाल जो थे, उस समय के जो मतवाले थे, ये जज्बा था। और इसको देख करके, इसको सुन करके यदि आपके अंदर भी कुछ भाव आता है तो आप भी अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। आपको एक छोटी सी परीक्षा निकालनी है। ये वीर शहीद, वीर मतवाले पता नहीं क्या से क्या अपने देश के लिए कर दिए कि हम नहीं रहेंगे लेकिन मेरा देश रहना चाहिए। ये उस समय के मतवालों का कहना था। अब क्या हुआ, मुकदमा हुआ। जगत नारायण मुल्ला जो कहा, राम प्रसाद बिस्मिल को भी सरकारी गवाह मिल गया। और जब राम प्रसाद बिस्मिल को भी सरकारी गवाह मिल गया तब वहीं पर धीरे धीरे बिस्मिल साहब हार जाते हैं। और जैसे ही बिस्मिल साहब हार जाते हैं, जब ये साजिश ही रची गई थी कि बिस्मिल साहब को हराना है किसी तरह से, तो जब बिस्मिल साहब बेचारे हार जाते हैं तो वहीं पर 3 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ और विधिवत तरीके से 3 लोगों के ऊपर, हमारे 3 मतवालों के ऊपर फांसी की सज़ा हो जाती है। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह, लेकिन रोशन सिंह का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। उसी समय रोशन सिंह को भी फांसी होती है, लेकिन रोशन सिंह का इससे कोई मामला नहीं था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और अशफाक उल्लाह खां थे। वाह रे मेरे मतवाले, आप लोगों की वजह से आज हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं, नहीं तो आज गुलाम की बेड़ियों में पूरी तरह से जकड़े होते। इन 3 मतवालों को फांसी हो जाती है और जब इन तीनों को फांसी होती है उसमें नाम आता है एक राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी, तीसरा नाम आता है अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। और यहीं पर आ जाते हैं चौथा नाम जो आता है रोशन सिंह का, रोशन सिंह। लेकिन रोशन सिंह का इससे कोई लेना देना नहीं था, रोशन सिंह से इसका कोई लेना देना नहीं था। रोशन सिंह को जहाँ फांसी होती है वो इलाहाबाद में होती है, इलाहाबाद में। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी होती है, फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी साहब को गोंडा में फांसी होती है और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको गोरखपुर में फांसी होती है। वारे मेरे मतवाले, आप लोगों ने, ये तीनों लोग जो थे ये काकोरी कांड से जुड़े थे, लेकिन रोशन सिंह का इससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन इनको भी उसी समय फांसी दे दी गई। और जब राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी जा रही थी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी जा रही थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में दी जा रही थी, तो इन दोनों हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा कि हमारे धर्म में तो पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, लेकिन साहब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम इनका दोबारा जन्म हो सकता है तो हम लोगों का भी अगर दोबारा जन्म होगा एक बार और हमें इस मिट्टी के ऊपर जन्म दीजिएगा ताकि हम भी अपने जीवन में कुछ कर सकें। आप बताइए कि इन मतवालों को फांसी हो गई, ये झूम गए। इसको सुनने के बाद तो पता नहीं किसका किसका क्या क्या से क्या हो जाता है। तो यह काकोरी कांड था और जब ये घटना घट गई तो इसी घटना के बाद बड़ी दयनीय स्थिति हो गई, इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे ये सब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद तो यहाँ से भाग निकलते हैं,
चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकलते हैं तो अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो चंद्रशेखर के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। इसी प्रकार से आपको एक न एक वीडियो हम आपको बेहतरीन तरीके से देते रहेंगे। तो इस प्रकार से 8-9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड का कितने लोग थे, कितने अभियुक्त थे, सरकारी वकील कौन था, इन्होंने क्या, कौन किसको कहाँ फांसी हुई, ये चारे का गठन क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया है। वहीं पर ये शहीद कहते हैं कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं ना, इन शहीदों का कहना है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं ना या रहूं, मेरा भारत महान रहना चाहिए, इन क्रांतिकारियों का कहना था। तो इन क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। आपको ये जो भी सुना दिए, इतनी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इनको बार बार आप भी प्रणाम करिए, हम भी प्रणाम करते हैं, बार बार इनको नमन किया जाए, जितनी बार भी हम इनको नमन करेंगे, इनके लिए जय हिंद का उद्घोष करेंगे, उतना ही ये हमारे लिए कम रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही किसी क्रांतिकारी व्यक्ति को लेकर के जो आपकी ज़िंदगी और जोश और जज्बातों को बदल दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।